20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 2 आवर्स 2 घंटे में 120 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। सेगमेंट्स है। वी हैव गॉट इंग्लिश जिसको हम वर्बल के नाम से जानते हैं, वी हैव गॉट क्वांट जिसको मैथमेटिक्स को क्वांट के नाम से जानते हैं। ग्रिप किस पे बना सकते हैं आप? अपना ग्रिप लॉ में बना सकते हैं। और लीगल का मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटेज है पूरे क्लास के सिलेबस में। एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें फॉर श्योर आपका पॉलिटी वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तब से हम पैदा होते हैं जब तक मरते नहीं है। हमें कौन रेगुलेट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है? Hello everyone, a very good morning to you all. So today is the very first class of our CLAT law subject, right? We all know the pattern of the paper. हम सबको पेपर का पैटर्न पता है। 120 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 2 आवर्स 2 घंटे में 120 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसमें से मैक्सिमम जो वेटेज होता है वो किसका होता है? लॉ का होता है, लीगल वाले पोर्शन का होता है। लीगल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 25% ऑफ द वेटेज ऑफ द होल सिलेबस, होल क्वेश्चन पेपर। अब हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स है। वी हैव गॉट इंग्लिश जिसको हम वर्बल के नाम से जानते हैं, वी हैव गॉट क्वांट जिसको मैथमेटिक्स को हम क्वांट के नाम से जानते हैं, करंट अफेयर्स है, जीके, and logical reasoning is there, and the other part is legal. Legal will be being taught by me. My name is CS Divya Gupta. So yes, अगर इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं है बेटा, इंग्लिश इज सो वास्ट, कुछ भी पूछ सकता है। सेम गोज विद करंट अफेयर्स, समुंदर जैसा है, कुछ भी पूछ सकता है। लास्ट 1 साल का वो करंट अफेयर्स पढ़ना है। स्टैटिक जीके भी बहुत वास्ट है। तो अगेन आप ग्रिप किस पे बना सकते हो? लीगल वाले पोर्शन पे ग्रिप बना सकते हो, क्योंकि आपको शॉर्ट पता होगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, इसके बियॉन्ड आएगा ही नहीं। इंग्लिश में कुछ भी पूछ सकता है। मैथ्स में लोगों की ग्रिप नहीं होती है, दे हैव अ फियर ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? एंड करंट अफेयर्स इज बहुत वास्ट है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अपना ग्रिप किस पे बना सकते हैं? आप अपना ग्रिप लॉ में बना सकते हैं। और लीगल का मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटेज है पूरे क्लैट के सिलेबस में। तो क्लैट में 120 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से मैक्सिमम किससे आएगा? लॉ से आएगा, लीगल से आएगा। एंड आई विल बी टीचिंग यू ऑल लीगल। हमारे पास ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमारे कोर्स में है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, पार्टनरशिप एक्ट है जो पार्टनरशिप के बारे में बताता है, वी हैव गॉट सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो बताता है सामान को खरीद करके बेचोगे कैसे, वो बताता है। तो हमारे पास अलग अलग सेपरेट लॉज हैं जो सेपरेट चीजों से डील करते हैं। क्रिमिनल लॉ क्राइम के बारे में बताता है, टॉर्ट बताता है समाज में रहने का तौर तरीका क्या है। तो बहुत सारे लॉज हैं। तो उसमें से सबसे मोस्ट और क्रूशियल चैप्टर कौन सा है? जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्राइम है, टॉर्ट है एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। आज की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करने वाली हूं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मैम व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ओनली? आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही पहला चैप्टर क्यों सिलेक्ट किया है? बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी चेरी ऑन द केक। व्हाई सो? पहला चीज, आप इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पढ़ चुके हो अपने स्कूल में, पॉलिटी के फॉर्म में 7, 8, 9, 10 में पढ़ा है आपने, हिस्ट्री में पढ़ा है, सिविक्स में पढ़ा है, पॉलिटी के फॉर्म में पढ़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया तो है। यू आर फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजीज एंड द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इज बीट एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट क्लैट, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें फॉर श्योर आपका पॉलिटी वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पॉलिटी वाले पार्ट से क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, बीट एनी एग्जाम, इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड जुडिशरी, वहां पे भी आता है। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, यहां पे तो आएगा, बट जो आपका ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ पे हमारे पास करंट अफेयर्स और जीके करके भी एक पार्ट है क्लैट में, जीके करके। तो जीके में स्टैटिक जीके है ना बेटा, उसमें से आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो एक जगह पढ़ोगे 2 निशाना कवर होगा। अगेन जीके वाले पार्ट में भी कवर होगा और इधर से आपका लीगल वाले पार्ट में कवर हो ही रहा है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू इट इज चेरी ऑन द केक। एंड अगेन यू शुड बी नोइंग अबाउट द लॉ ऑफ द कंट्री। आपको पता होना चाहिए ऐसा कौन सा लॉ है जो हम सबको रेगुलेट कर रहा है, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने के पहले मेरा पहला सवाल ये आता है, we have got so many fundamental rights like right to sleep, right to eat, right to education, right to marry a person of your own choice, right to vote, बहुत सारी राइट्स हैं, right to freedom, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, right to privacy। उसमें से एक फंडामेंटल राइट का मैं नाम लेती हूं, लाइक राइट टू एजुकेशन लिखा मैंने, राइट टू वोट। अब एक सवाल आता है, रात को कभी देखा है रात के 11 बजे के बाद दिल्ली में या 10:30 बजे के बाद डीजे बजते देखा है? नहीं।
और अगर डीजे बजते देखा है तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन कॉल पुलिस ऑफिसर एंड यू कैन मेक अ कंप्लेन. व्हाट विल पुलिस ऑफिसर डू? हिल कम एंड हिल मेक श्योर कि डीजे ना बजे. तो ऐसा क्यों है बेटा कि रात के 10:30 बजे के बाद, 11 बजे के बाद डीजे बंद हो जाता है शादियों में? क्यों? शादी तो जीवन में एक बार होती है. यू हैव अ फुल राइट टू एंजॉय योर लाइफ. बट क्यों ऐसा है कि बंद हो जाता है? लॉ ने रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रखी है? क्योंकि हम सबके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्लीप. दैट इज अवर फंडामेंटल राइट. एवरीबडी हैज गॉट राइट टू स्लीप. आपका नींद खराब नहीं होना चाहिए. एक लैंडमार्क केस से आया था, रामलीला मैदान केस. उस केस से ये हुआ था कि हम सब के पास राइट है, राइट टू स्लीप का राइट है. ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, सॉरी. अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ कमिंग टू अनदर थिंग. जैसे आपने देखा होगा, आप ना कहीं जाते हो, आप किसी शोरूम में गए और आपने वहां पे ट्रायल रूम यूज किया, कपड़े खरीदे और कपड़ा चेंज किया आपने, ठीक है? या तो आप कहीं पे भी, कहीं होटल में गए, कहीं पे भी गए, कैमरा हिडन है. वॉशरूम में जा रहे हो, वहां हिडन कैमरा है. ट्रायल रूम में गए, वहां हिडन कैमरा है. इट इज रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग. वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है बेटा. वो आपकी ईच एवरी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है. तो आपको नहीं लगता आपकी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है? यस, आपकी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है. तो ये भी आपकी क्या है? फंडामेंटल राइट है. आप एक्शन ले सकते हैं. अगेन, दिल्ली का एक्यूआई बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रखा था. आपके पास कुछ तो होगा ना. आप क्या रेमेडी ले सकते हो? तो आप पीआईएल फाइल कर सकते हो एंड यू कैन आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, उन सब के अलावा बेटा आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू इन्वायरमेंट दैट इज फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. तो ये सब हमारी फंडामेंटल राइट्स है. बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स से इवॉल्व हो रही है, आर्टिकल नंबर 21 में आती हैं. कहीं ना कहीं मूवी में तो पक्का देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा होता है, गरीब होता है, वो किसी फैंसी से रेस्टोरेंट में जाता है या पब्लिक प्लेस में चला जाता है. वहां का जो ओनर है, मैनेजर है, उसको निकाल देता है, थिंकिंग ही इज गरीब तो ही विल नॉट बी एबल टू पे द फीस. जो भी रेस्टोरेंट में आएगा, मूवीज में तो देखा है. या लेट्स सपोज मैं और आप होते हैं, ठीक है? मैं और आप हैं, घर के कपड़ों में, गंदे से कपड़ों में कहीं बहुत 5 स्टार होटल चले जाते हैं. वहां का मैनेजर हमें बाहर निकाल देता है, थिंकिंग कि हम पे नहीं कर पाएंगे प्राइस. आप बताइए, तो क्या ये हमारी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ. आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ. आर्टिकल 15 कहता है, क्या कहता है? कि एवरीबॉडी हैज गॉट राइट टू फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेस एंड घाट. तो इतनी सारी फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास. राइट टू मैरी अ पार्टनर ऑफ योर ओन चॉइस. आप अपने मन पसंदीदा इंसान के साथ शादी कर सकते हो. ये सारी चीजें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे पास इतनी सारी फंडामेंटल राइट है. और अगर हमारी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाता है, हनन हो जाता है, कहां जाओगे, किसके पास जाओगे? तो ये सारी रेमेडी कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. हमारा प्यारा संविधान बताता है. संविधान हमें बहुत सारी चीजें बताता है. द मोमेंट वी टेक बर्थ टिल वी डाई. जब से हम पैदा होते हैं जब तक मरते नहीं है, हमें कौन रेगुलेट कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप बोलोगे मैम, हाउ इज इट पॉसिबल? यस, द मोमेंट यू टेक बर्थ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एंड हमारे पास बहुत सारी फंडामेंटल राइट आ जाती है. जैसे राइट टू इक्वालिटी तुरंत आ जाता है, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ये सब कौन राइट दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो दे रहा है. हु इज गिविंग ऑल दिस राइट? कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अस दिस राइट. तो ये सारी फंडामेंटल राइट कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है बेटा. कॉन्स्टिट्यूशन इज टेलिंग अस. देन अगेन, अब मरने पे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं में डेड बॉडी को क्या करते हैं? जलाते हैं. मुस्लिम से क्या करते हैं? दफनाते हैं. क्रिश्चियंस को भी कॉफिन में डालते हैं. बट पारसीज को पता है क्या होता है? उनकी जो बॉडी होती है ना, फ्रेश प्लेस पे से ओपन एरिया में छोड़ देते हैं, सो दैट एंड मोमेंट भी उनकी बॉडी को ना किसी के काम आ जाए. तो जैसे रतन टाटा वॉज पारसी, वहां पे पारसीज में कस्टम होता है, मरने के बाद भी ना खुले मैदान में डेड बॉडी को छोड़ देते हो कि जो चिड़िया है या कोई भी एनिमल है, वो आए और आपकी फ्लैश को भी यूटिलाइज करे. एंड मोमेंट तक हम कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करके जाएं. तो मोमेंट वी टेक बर्थ टिल वी डाई, एवरीथिंग इज बीन रेगुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि वी डाई विद डिग्निटी ऑल्सो. एंड मरने के बाद भी हमें कोई डिफेम ना कर पाए. तो लॉ हमें प्रोटेक्ट करती है. ये सब कौन रेगुलेट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल द लॉज. जितनी भी लॉ है हमारी कंट्री में बेटा, वो आज कैसे ऑपरेट हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो रही है. अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है? जैसे मैं बताती हूँ, हमारे पास बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स है, हमने पढ़ लिया. अब लॉज के बारे में पढ़ेंगे. जैसे वी हैव गॉट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. वी गॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए 1882. ठीक 10 साल बाद आया. सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा.
ये सब आपके सिलेबस में वही चैप्टर्स का नाम लिख रही हूँ। 1930 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये भी आपके सिलेबस में है। 1932 अब ये सब लॉस देख रहे हो कब गए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे हैं, क्योंकि हम आजाद कब हुए थे, 1947, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1949 में आया। तो ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम के लॉ है। आज भी हम ये 1800 वाला लॉ क्यों आज पढ़ रहे हैं, 1872 का लॉ आज भी कैसे पढ़ रहे हैं, किसने पावर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तो पावर दिया है। तो ये भी लॉ कैसे रेगुलेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे आप बोलोगे मैम हाउ, आई टेल यू हाउ। अब ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट केम इन द ईयर 1950 में पूरी तरीके से लागू हो गया था, कमेंस हो गया था। अब इसके ना कोई ऐसे लॉ होगा जो कब आया बेटा, बिफोर 1950 आया, और कुछ ऐसा लॉ है जो आफ्टर 1950 आया, और ये बिफोर 1950 आया। तो ऐसा लॉ जो 1950 के ना पहले आया उसको हम क्या कह रहे हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और ऐसा लॉ जो बाद में आया उसको हम क्या कह रहे हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। व्हाट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्योंकि कब आया, बिफोर 1950, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, देन अगेन सोगा, आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये सब क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कोई लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया, जैसे आरटीआई एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, राइट। कंपनीज एक्ट बेटा अभी आया है 2013 में, कंपनीज एक्ट। तो ये सारे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। एंड ये वाला जो लॉ है ब्रिटिशर्स के टाइम का, आज भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको पावर किससे दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, कि आप ना आज भी ऑपरेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। तो यस, ऑल दीज लॉज आर स्टिल ऑपरेटिंग बिकॉज दे आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चले जाएंगे तो ऐसे लॉ को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, नल एंड वॉइड, दैट इज शून्य, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी पार्ट्स में डिवाइडेड है, विल सी दिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, कब बना, अडॉप्ट एंड इनैक्ट का मतलब है कब बन गया। एक लॉ कैसे बनता है पहले ये देखेंगे। लॉ बनना अलग चीज होती है, लॉ लागू होना अलग चीज होती है। अब लॉ बना कैसे बेटा, लॉ बनने का कोई प्रोसीजर, एक तरीका है। जैसे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है। पहला, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, क्योंकि ऑडेसिटी ना जनरली क्या होता है, लड़कियां बोलती सोचती हैं कि लड़का प्रपोज करे पहले, यही होता है। बट अब कोई भी कर सकता है, चाहे लड़की करे चाहे लड़का करे, क्या ही फर्क पड़ता है, सोसाइटी इज इवॉल्विंग। तो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, अगर किसी आप लड़की को पसंद करते हो तो आपके मन में इच्छा आएगी, यस। आप उस इच्छा को कैसे व्यक्त करोगे, प्रपोजल के फॉर्म में, हाँ जी। तो सेम इन दैट वे अगर लॉ लेकर के आना है तो लॉ को भी हम कैसे लेकर के आएंगे, बिल के फॉर्म में लेकर के आएंगे बेटा। सबसे पहले बिल आता है, इस बिल को हम क्या करते हैं, बिल को प्रपोजल के फॉर्म में लेकर के आते हैं। अगेन एज पर द लास्ट सेंसस, उसके डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो 144 करोड़ है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़ है बेटा, तो एज पर द पॉपुलेशन आपको क्या लगता है, आइसक्रीम वाले तो नहीं होना कि सारे लोग को प्लीज कर दोगे, सबको खुश कर दोगे। इनफैक्ट आइसक्रीम वाला भी सबको खुश नहीं कर पाता है। क्या पता आपको मैंगो कैंडी चाहिए, वो है ही नहीं, आपको चोकोबार चाहिए, तो उसके पास वो ना हो, तो आइसक्रीम वाला भी खुश नहीं कर पाते। तो इंडिया जैसी कंट्री में आप सबको खुश कर ही नहीं सकते। तो यस, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, जहां पे लोग फॉर में और अगेंस्ट में कुछ चीजें बोलेंगे। अब फॉर में क्या बोलेंगे कि तो फिर डिबेट होगा एंड डिस्कशन होगा, लोग कहेंगे नहीं लाओ लॉ, या क्यों लाना है, बहुत तरीके के डिस्कशंस होते हैं। तो पहला प्रोसीजर है, एक बिल आती है, बिल को हम किसके फॉर्म में लाते हैं, प्रपोजल के फॉर्म में लाते हैं। फिर एक बिल जब प्रपोजल के फॉर्म में आ जाती है, फिर क्या होता है, डिबेट होता है और डिस्कशन होता है। द मोमेंट डिबेट और डिस्कशन हो गया, फिर आप किसी भी एक हाउस से प्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज आपने लोकसभा में प्रेजेंट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो मेजॉरिटी से पास होगा। कैसे पास होगा, मेजॉरिटी से पास होगा। फिर जब यहां से पास हो जाएगा, फिर ये किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, आरएस के पास जाएगा। इट विल गो टू राज्यसभा।
जब राज्यसभा से भी क्या होगा बेटा, ये मेजोरिटी से पास होगा। एंड आफ्टर दैट हम एक प्रॉपर डेट चूज करेंगे एंड देन ये प्रेसिडेंट सर के पास जाएगा। इट विल गो टू अ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सर क्या देंगे, अपना अप्रूवल देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, असेंट देंगे। द मोमेंट उन्होंने असेंट दे दिया, इसका मतलब है लॉ बन करके तैयार हो गया। लॉ क्या हो गया, इनैक्ट हो गया। अब प्रेसिडेंट सर ने अप्रूवल तो दे दिया, प्रेसिडेंट सर हैज गिवन हिज अप्रूवल। अब क्या होगा, एक तारीख चूज की जाएगी और ऑफिशियल गेजेट, से हमारा न्यूज़पेपर होता है ऐसे सरकार का भी न्यूज़पेपर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल गेजेट कहते हैं, सरकारी राजपत्र। वो वहां पे क्या होता है, पब्लिश होता है। क्या होता है, पब्लिश होता है ऑफिशियल गेजेट में। अब ऑफिशियल गेजेट में जब ये पब्लिश हो जाएगा बेटा, देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम एक प्रॉपर डेट चूज करेंगे और उस डेट को, उस लॉ को क्या कर देंगे, इफेक्टिव कर देंगे, दैट इज लागू कर देंगे। और लॉ वो क्या आ जाएगा, फोर्स में आ जाएगा। और यही तरीका है, एक बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। एक बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्लियर है क्या? यस। तो व्हाट इट इज सेइंग, सबसे पहले हम क्या लेकर के आते हैं, बिल। प्रपोजल को लेकर के जाएंगे किस फॉर्म में, बिल के फॉर्म में। फिर क्या होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद किसी भी एक हाउस ले जाएंगे, उस हाउस में वो मेजोरिटी से पास होगा। जब वहां से वो मेजोरिटी से पास हो जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। फिर राज्यसभा में दूसरे हाउस में मेजोरिटी से पास होगा, इट विल गो टू प्रेसिडेंट सर। प्रेसिडेंट सर अपना क्या देंगे, असेंट देंगे बेटा, अप्रूवल देंगे कि लॉ बन करके तैयार हो गया है, द लॉ इज कंप्लीट। एंड देन आफ्टर दैट हम एक डेट चूज करेंगे, उस डेट से वो लॉ क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, फोर्स में आ जाएगा। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। तो ये लॉ इस तरीके से बनता है। तो यस, पहला सवाल, आपने लॉ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब बनाया, अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1949। इसको हम पता है क्या कहते हैं, लॉ डे कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ डे कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। लॉ डे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा लॉ बन करके तैयार हो गया था। इस दिन हमारा लॉ क्या हो गया था, बन करके तैयार हो गया था। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ लॉ डे और अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड देन एक लॉ बनना अलग चीज होती है, लागू होना अलग चीज होती है बेटा। तो लॉ बन गया था कब, 26 जनवरी को 1949 को, बट लागू होने के लिए हमने अलग तारीख चूज करी, 26 जनवरी 1950। अब सवाल आता है, लॉ तो बन गया, इसको हम पता है क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं। हमें पता है हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे, 1947, बट हम रिपब्लिक कब हुए थे, 1940, 1950, 26 जनवरी। इसको हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। हाँ, अब मुझे बात बताइए, हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे इस वजह से मनाते हैं क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हुए थे। व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन क्या हुआ था, कमेंस हुआ था, दैट इज लागू हुआ था, इस वजह से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। बट दिस इज नॉट द रीजन, ये रीजन नहीं है। हम रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस करते हैं। गणतंत्र दिवस मीन्स गण का, लोगों का देश, विच मीन्स दैट जो हु इज द फर्स्ट हेड ऑफ इंडिया, फर्स्ट हेड इंडिया कौन है, फर्स्ट हेड ऑफ इंडिया is president. President is called as the first head of India, right? Nominal head is prime minister, right? Nominal head is prime minister. तो जो इनकी पोजीशन होती है ना, इनकी पोजीशन हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, बल्कि कैसी है, इलेक्टेड पोजीशन है बेटा। कैसी है, इलेक्टेड पोजीशन है। विच मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द्रौपदी मुर्मू जी ये नहीं कह सकती कि आज मैं प्रेसिडेंट हूं, अब ना प्रेसिडेंट मेरा बेटा बनेगा मेरे बाद, ये कुर्सी ना मेरा पोता संभालेगा। ये हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है बेटा, बट क्या है,